आधी रात होने को थी मगर अर्चना का कहीं अता पता नहीं था। ये कोई नई बात नहीं थी। कभी कभी ऑफिस के काम से उसे देर हो जाया करती थी तो भी मोबाइल किस लिए है। कितनी बार कहा कि मोबाइल ऑन रखा करो मगर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। कहती काम के बीच मोबाइल डिस्टर्ब करता है। मैं कहता खुद ही इत्तला कर दिया करो कि कब आओगी, जिस पर उसका जवाब बड़ा तल्ख होता, मेरे पास इतना समय नहीं है। जब परिवार के लिए समय नहीं है तब ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा। कमा किस लिए रही हो। मेरे लिए कैरियर पहले है फिर परिवार। मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी तरह बैंक की मामूली क्लर्क बनकर नहीं रहना चाहती। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। याद रखो, आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया होता तो मामूली सी मैनेजर ही रहती। क्या सपोर्ट किया है। अर्चना तैश में आ गई। 9 महीने मैंने अनन्या को कोख में रखा है। इसके बावजूद ऑफिस आती जाती रही। जरा सा संभाल लिया तो इतना एहसान जता रहे हो। सुनकर मुझे आत्मग्लानि हुई। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। बच्चे की परवरिश माएँ करती हैं। तुमने कितना समय दिया है अनन्या को। समय देती तो आज इतने बड़े मुकाम पर नहीं पहुँचती। खुद को देखो, क्लर्क के क्लर्क ही रह गए। आज मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा कमाती हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अनन्या को जो समय देना चाहिए वो नहीं दिया। अब वो बड़ी हो चुकी है, तुमसे अपने मन की बात शेयर करना चाहती है और एक तुम हो जो समय ना होने का बहाना बना देती हो। बहाने का रुपया नहीं मिलता है मुझे। काबिलियत है मुझ में जो तुम में नहीं है। ऐसा क्यों नहीं कहते। अर्चना के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्चना ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। मुझे इसी बात का अफसोस होता। आए दिन इस तरह से तू मैं होते रहते जो मुझे बेहद बुरे लगते। सोचता बेचारी अनन्या पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। जब भी हम दोनों के बीच इस तरह का वाद विवाद होता तो वह एक कमरे में सहमी सी बैठी रहती। अर्चना हमेशा ऐसी नहीं थी। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अनन्या हुई तो उसके पालने की समस्या आई तो माँ को दिल्ली बुला लिया। जब वो 10 साल की थी तब माँ चल बसी। उसके बाद आया के भरोसे ऑफिस जाता। मैं तो समय से आ जाता मगर अर्चना पहले से ज़्यादा व्यस्त होने लगी। कभी शाम 7 तो कभी 8 बज जाते उसे घर आने में। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। चलो हो जाता है मगर अब तो हद ही हो गई। घर के प्रति बिल्कुल बेखबर हो गई। तुम हो ना। सुनकर मेरी भ्रूकुटी तन गई। जवाब देने का यह तरीका है और कैसे दूं। तुम्हारे पैर पड़ूं या संस्कारी लोगों के लिए है। जब तुम्हें माँ का फ़र्ज़ पता नहीं तो पैर क्या पड़ोगी। कुछ भी कहो, माँ तो मैं उसकी हुई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। रही फ़र्ज़ की बात तो एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने कैरियर के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। तुम चाहो तो मैं बच्ची की फ़ौज खड़ी कर दूं। तुम हमेशा मेरे कहने का गलत अर्थ क्यों निकालती हो। मैं खूब समझती हूँ तुम्हें। बेटा चाहिए ना। नहीं, बस यही चाहता हूँ कि तुम अनन्या को अपनी बेटी समझो। उसके लिए क्या करना होगा। अर्चना का लहजा व्यंग्यात्मक था। मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अनन्या को अपनी कमी ना खलने दो। नहीं तो एक दिन हाथ मलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। वो संभव नहीं। उसके लिए तुम हो। अनन्या बड़ी हो रही है। वो दोनों के तल्ख संवादों का उस पर बुरा असर पड़ रहा है। जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती है तब उसका मुरझाया चेहरा देखकर मेरे मन पीड़ा से भर उठता है। कितनी अभागिन है वो, जिसे माँ नहीं बल्कि
पैसा कमाने वाली मशीन मिली है। एक रोज़ ऑफिस से आते बोली, मैं 3 दिनों के लिए सिंगापुर जा रही हूँ। अकेले जा रही हो? नहीं, मेरे साथ रंजन सर जा रहे हैं। रंजन अर्चना के बॉस थे। रंजन की पत्नी का पिछले साल देहावसान हुआ था। उनके 2 बच्चे थे। वे काफ़ी तेज़ और होनहार अधिकारी थे। क्या उनके साथ तुम्हारा जाना उचित होगा? मेरे सवाल पर वह तिलमिला गई। उसने मेरे सवाल का जो अर्थ लगाया वही मैं चाहता था। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और एक तुम हो जो अब भी वही दकियानुसी सोच में डूबे रहते हो। तुम सोचते रहो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और चला जाएगा, वो आगे बढ़ेगा और मैं जहाँ हूँ वहीं रह जाऊंगी। इज़्ज़त भी कुछ होती है। मेरी इज़्ज़त का क्या होगा? मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ। बनो मत, वो तो समय बतलाएगा। अर्चना चली गई। अनन्या एक कमरे में बैठी सुबक रही थी। पापा, मम्मी को क्या हो गया है? अनन्या 14 साल की हो चुकी थी। आगे पूछा, पापा ये रंजन अंकल कौन है? पहले सोचा टाल दूं, मगर अनन्या से छुपाना आसान न था। वो समझदार हो रही थी। तुम्हारी माँ के बॉस कहकर मैंने चुप्पी साध ली। सिंगापुर से लौटकर आने के बाद अर्चना बेहद खुश थी। बताने लगी कि कैसे रंजन सर उसके काम से बेहद खुश थे। जिन जिन पार्टियों से मैंने डील की उन सब ने हमारी कंपनी को ऑर्डर दिया। उन्होंने वहीं पर मुझे एग्जीक्यूटिव निदेशक बनाने की घोषणा कर दी। ना मैंने ना ही अनन्या ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जताई। उसने तंज कसा, होंगे भी क्यों? कहाँ बैंक का मामूली क्लर्क, कहाँ मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। होश रखकर बात करो, बहुत हो चुका। मैं चीखा। मेरा रौद्र रूप देखकर अनन्या डर गई। ऐसा पहली बार हुआ था। तुमने यह पद कैसे पाया है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। खोलकर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, मैं हताश हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा कमाती हो, बल्कि इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उसे मंजिल के नाम पर एक अंधा कुआं मिलेगा जिसमें गिरकर तुम कभी उबर नहीं पाओगी। अर्चना ने बातचीत का प्रसंग बदला। सिंगापुर से तुम्हारे लिए एक बेहतरीन घड़ी लाई हूँ, कहकर उसने अपना सूटकेस खोला। जैसे ही घड़ी निकालकर मेरी तरफ आगे बढ़ाया, मैंने उसके हाथ उसी की तरफ घुमाकर वापस बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपहार, तुम इस लायक हो भी नहीं। अर्चना का इतना कहना भर था कि मैंने अपने आप पर से नियंत्रण खो दिया। एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद की तरह दे दिया। वह बिफर पड़ी। जाहिल गंवार, तुमने मेरे गाल पर चाटा मारा। अपनी औकात भूल गए क्या? हाँ, भूल ही गया था। अगर याद रहता तो कब का सुधार दिया होता तुम्हें। तुमने मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अनन्या यह सब देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं तेज़ी से चलकर उसके पास आया, चुप कराने की कोशिश करने लगा। पापा कहकर वो मेरे सीने से लिपट गई। उस रात किसी को नींद नहीं आई। अर्चना ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अंत में मुझे ही चुप होना पड़ा। सुबह हुई। हमेशा की तरह मैं ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। हम दोनों के बीच संवादहीनता ही स्थिति थी। अर्चना बिना चाय नाश्ते के अपने समय से ऑफिस चली गई। उसके प्रमोशन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी ऑफिस में रखी गई थी। अनन्या से बोलकर गई कि आज देर हो जाएगी, उसका इंतज़ार नहीं करेगी। रात वह घर पर नहीं आई। रात 10 बजे के करीब अर्चना का फ़ोन आया कि वो आज रात नहीं आ पाएगी। क्यों, ये जानने का मेरा अधिकार था, मगर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद कोशिश की पर
सब बेकार रहा। 2 दिन से घर नहीं आ रही थी। पता किया तो मालूम पड़ा कि वो किसी होटल में रह रही है। मैंने भी चुप्पी साध ली, ये सोचकर कि देखें कितना दिन होटल में रहती है। इस बीच अनन्या को मैंने हर तरह से संभालने की कोशिश की। वो उम्र के उस पायदान पर थी जहाँ समझदारी तो थी पर उम्र का तजुर्बा नहीं था। मैं ऑफिस से आता तो उसे भरकस कंपनी देता, उसे हमेशा नई नई सीख देता ताकि वो इस परिस्थिति में घबराए नहीं। अर्चना 1 हफ्ते बाद घर आई। बाहर उसकी कार खड़ी थी जो शायद डायरेक्टर बनने के बाद कंपनी से मिली थी। आते ही अपने सारे कपड़े गहने समेटने लगी। मैं हैरान था, पूछा कहाँ जा रही हो? हम दोनों का निबाह नहीं हो सकता, अर्चना का जवाब था। मैं समझा नहीं। उसने चेहरा मेरी तरफ उठाया। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मुझे अर्चना से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता था कि इस तरह कैसे चलेगा। अर्चना का रवैया एक तरफा था। उसे अपने आगे कुछ नहीं सूझता था। उसे मुझसे नफरत हो सकती थी मगर माँ होने के नाते अपनी औलाद के प्रति इस तरह सौतेलापन होना मेरी समझ से परे था। अपनी बेटी का क्या करोगी? अब वह 15 साल हो चली है। बेटी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी तो कुछ लगती नहीं। अर्चना ने तंज कसा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ठंडे दिमाग से सोचकर बताना। अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने मन बना लिया है, अब उससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं नहीं चाहता कि अनन्या को माँ के साए से वंचित रहना पड़े। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अर्चना जैसे रहना चाहे रहे मगर तलाक ना ले। जब काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा तो कहा, अनन्या का क्या होगा? ये फैसला अनन्या पर छोड़ दो। अर्चना बोली, उसे तो माँ बाप दोनों चाहिए मगर मुझे तुम जैसा पति नहीं चाहिए। मान लो अनन्या तुम्हारे साथ रहना चाहे तो क्या तुम उसके साथ न्याय कर पाओगी? माँ हूँ, कोई सौतन नहीं। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई सौतेला बाप आ गया तब? अर्चना चिढ़ गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई। तुम पुरुष होकर सौतेली माँ ला सकते हो तो मैं क्यों नहीं सौतेला बाप ला सकती हूँ? अगर वह मेरी तरह महत्वाकांक्षी, समान विचारों और उद्देश्य वाला होगा तो हर्ज ही क्या है। एक तरह से अर्चना ने मन बना लिया था कि वो अकेली नहीं रहेगी। बच्चों को माँ बाप दोनों चाहिए। बच्चों को माँ से अतिशय लगाव होता है मगर यहाँ तो उल्टा ही था। बाप बेटी के लिए मर्मांतक पीड़ा से गुजर रहा था, वहीं माँ इन सब से बेखबर अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने में व्यस्त है। ऐसी निष्ठुर माँ मैंने नहीं देखी। पापा, आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं? उन्हें हो क्या गया है? अनन्या सुबक रही थी। तुम ही समझा कर देखो, मैं हार गया हूँ। मैं लगभग रुआंसा हो गया। मम्मी, आप समझना क्यों नहीं चाहती? तलाक लेकर आपको क्या हासिल हो जाएगा? मैं तुम्हारे पिता के साथ नहीं रहना चाहती। हम दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे यह कहते शर्म आती है कि वो एक बैंक का मामूली क्लर्क है। क्लर्क तो पहले भी थे, तब आपने कैसे शादी की? मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। मैं सिर्फ आगे देखती हूँ, पीछे देखना मेरा स्वभाव नहीं। पीछे तो मैं भी नहीं देखना चाहता। अर्चना चीखी, तुम्हें नहीं रहना है, मत रहो मेरे साथ। नहीं रहूँगी, डबडबाई आंखों से चीखी। अनन्या का दृढ़ निश्चय देखकर मैं चकित था। क्या? अर्चना विस्फारित नेत्रों से देखने लगी। मैंने हमेशा पापा दादी का प्यार पाया है, आपका नहीं। आपका होना ना होना बराबर है मेरे लिए। इस बीच अर्चना ने विधुर रंजन से शादी कर ली। पत्रकारिता की डिग्री लेकर अनन्या एक बड़े न्यूज़ चैनल की पत्रकार बन गई। उसी की पसंद के लड़के से उसकी शादी तय कर दी। आज उसकी मेहंदी की रस्म थी। अनन्या को
स्वावलंबी बनाने के साथ साथ नैतिक रूप से भी सबल बनाया। रस्म की अदायगी चल रही थी, तभी फाटक के सामने एक कार आकर रुकी। देखा, एक महिला उतर कर आ रही थी। मुझे पहचानते देर न लगी कि वह अर्चना थी। सबकी नज़र अर्चना पर थम गई। अर्चना अनन्या की तरफ बढ़ी। अर्चना को आगे बढ़ता देखकर उसके करीब मेहंदी लगाने वाले लोग हट गए। वो अनन्या के करीब आई। आते ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बहन से रहा नहीं गया। मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये यहाँ क्यों आई है? अपनी बेटी से मिलने। अर्चना के मुख से यह सुनकर किसी को अच्छा नहीं लगा। नया आशियाना बनाते हुए बेटी का ख्याल नहीं आया। मेरा स्वर तल्ख था। 10 साल बिन माँ के उसने काटे। कितने मुश्किल भरे दिन थे। मैंने किसी तरह खुद को तो समझा लिया, मगर अनन्या को कैसे समझाता? वो तो बच्ची थी। अक्सर एकांत में बैठकर तुम्हारी याद में आंसू बहाती थी। एक पिता माँ की जगह कभी नहीं ले सकता। कहते कहते मेरा गला भर आया। आसपास सभी की आंखें नम थी। मेरे बड़े भाई ने मुझे संभाला। मुझे देखकर अनन्या का भी दिल भर आया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अर्चना बोली। मैंने कहा, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मैं मूल विषय पर आया। मैंने नौकरी और रंजन दोनों को छोड़ दिया है। रंजन को? वो तो तुम्हारा पति है। क्या उससे भी नहीं निभाई? मैंने तंज कसा। अब बस भी करो। अर्चना का गला विंध गया। अर्चना को शर्मसार होते अनन्या को देखा ना गया। जो वह उसकी माँ थी, आज और कल में बहुत फर्क था। आज वह कमज़ोर और लाचार दिखी। रंजन से मेरा तलाक हो गया है कहकर वह चुप हो गई। मैं घर वापसी करना चाहती हूँ। हम पति पत्नी तो नहीं हैं, फिर किस हक से तुम इसे घर कह रही हो? मेरे प्रश्नों का बिना जवाब दिए वह उठी। भरे कदमों से चलकर बाहर का रुख करने लगी। फाटक के पास पहुँची ही थी। इस बीच अनन्या विनती करते हुए बोली, पापा, मम्मी को रोक लीजिए। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वो मेरी माँ है। कहाँ जा रही हो? स्त्री का कोई घर नहीं होता, मगर माँ का तो होता है ना। आज से तुम एक माँ की हैसियत से रहोगी। अर्चना पीछे से बोली, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।